तो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी, मस्ती धांसू तरीके से चल रही होगी। भैया मस्ती करना भी तो जरूरी है, जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, वरना इंसान जबरदस्ती जिंदा है। चलिए 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 फटाफट से लाइक कर दीजिए और अब आगे बढ़ेंगे और आगे का पढ़ेंगे। कल हम लोगों ने किस बारे में बात की है? तो कल हम लोगों ने बेसिकली दो चीजों के बारे में ज्यादा बात की है। पहली चीज जिसके बारे में डिटेल डिस्कशन हुआ है वो चीज क्या है? वो चीज है हमारे ऑफिस बॉय। थोड़ा बहुत यहां पर अशोका मित्रन अपने बारे में भी बताते हुए कहानी के साथ साथ चल रहे हैं कि भैया मैं कौन हूं, मैं कहां बैठता हूं, मेरा क्या काम है, कैसे ये ऑफिस बॉय आकर के मुझे परेशान करता है। उसके अलावा एक दो चीजें या दो दृश्य हमें और अच्छे से बताए गए। सबसे पहले कि जिस स्थान के अंदर, जो कि पहले रॉबर्ट क्लाइव का अस्तबल हुआ करता था, वहीं पर ये जेमिनी स्टूडियो जो है बना हुआ है या बसा हुआ है। एक तो ये चीज हमने बहुत अच्छे से पढ़ी। सेकंड चीज एक और हमने क्या पढ़ी कि भैया ये जो मेकअप हाउस है या मेकअप डिपार्टमेंट जो है, मेकअप डिपार्टमेंट में हायरार्की कैसे चलती है, कौन किसकी पुताई करता है, ये सारी की सारी चीजें हमने बहुत अच्छे से डिटेल में समझी। और कैसे वहां पर नेशनल इंटीग्रेशन, ये वर्ड याद रखना, नेशनल इंटीग्रेशन ये वर्ड बार बार आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है। अलग अलग बोर्ड्स में इस वर्ड को लेकर अलग अलग बार क्वेश्चंस बने हैं, तो इस वर्ड को याद रखना। राष्ट्रीय एकता जो है वो वहां पर किस तरीके से दिखाई देती है, इसके बारे में भी हमें बहुत अच्छी तरीके से जानकारी मिली। राइट और रॉन्ग इतना कल हम पढ़ चुके हैं। आज हमारा मुख्य पात्र जिसके बारे में हमें बात करनी है उसका नाम क्या है? बताओ फटाफट से। आज कौन सा मुख्य पात्र है जिसके बारे में हमें बात करनी है? द मेन पार्ट, द मेन कैरेक्टर ऑफ द चैप्टर। चलिए स्टार्ट करें। कोठामंगलम सुलू, ठीक है, कोठा नहीं कोठा है, थ से थर्मस वाला थ, ठीक है। ऑन द कॉन्ट्रेरी, और कोठामंगल सुबु के बारे में हम बात करें, उसके विपरीत, ही मस्ट हैव हैड टू फेस मोर अनसर्टेन एंड डिफिकल्ट टाइम्स। और जैसा कि कोठामंगलम सुबु के बारे में सब लोग सोचते थे या सुबु के बारे में सब लोग सोचते थे, उसके बिल्कुल विपरीत उसे मुश्किल समय का सामना करना पड़ा होगा। ही मस्ट हैव हैड फेस मोर अनसर्टेन, ज्यादा अनिश्चित और मुश्किल समय का उसने सामना किया। फॉर व्हेन ही बिगिन हिज करियर, जब उसने अपने करियर की शुरुआत की, देयर वर नो फॉर्मली स्टैब्लिश्ड फिल्म प्रोड्यूसिंग कंपनीज और स्टूडियोज। यानी कि जिस समय सुबु ने अपने करियर की शुरुआत की उस समय में ज्यादा स्थिर, ज्यादा दृढ़ता से खड़े हुए क्या नहीं थे? फिल्म प्रोड्यूसिंग कंपनीज नहीं थी और स्टूडियोज नहीं थे। यानी कि उस समय स्टूडियोज भी ज्यादा नहीं थे और उस समय फिल्म कंपनियां भी ज्यादा नहीं थी। इवन इन द मैटर ऑफ एजुकेशन, भले अगर हम सुबु की एजुकेशन की बात करें, स्पेशली फॉर्मल एजुकेशन, औपचारिक शिक्षा है ना, जिसको हम विद्यालयी शिक्षा भी कहते हैं कि भाई स्कूल में कॉलेज में कितना पढ़ा लिखा था वो, है ना, एजुकेशन में कितना पढ़ा लिखा था। सुबु कुडंट हैव हैड एन एप्रिशिएबल लीड ओवर आवर बॉय। यानी कि सुबु पढ़ने के मामले में भी हमारा एप्रिशिएबल यानी कि महत्वपूर्ण लीड में था, लीड में नहीं हो सकता था। यानी कि अगर हम ऑफिस बॉय की बात करें, आर बॉय का मतलब कौन है? ऑफिस बॉय सुबु से ज्यादा पढ़ा लिखा था, यानी कि इसमें भी वो आगे नहीं हो सकता था। बोलो हाँ कि ना। बट बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग बोर्न अ ब्राह्मण फैमिली अ वर्च्यू इंडीड, लेकिन उसका एक गुण था। क्या गुण था सबसे बड़ा? कि वह एक ब्राह्मण फैमिली में उसका जन्म हुआ था। अ वर्च्यू, ये एक गुण या एक उसका महत्वपूर्ण आप चारित्रिक विशेषता कह सकते हो। इंडीड का मतलब होता है निश्चित तौर पर। ही मस्ट हैव हैड एक्सपोजर टू मोर एफ्लुएंट सिचुएशंस एंड पीपल। यानी कि सुबु जो है उसे अपने प्रारंभिक जीवन से ही एक्सपोजर मिला होगा। एक्सपोजर मिलने का मतलब है ज्यादा लोगों से, ज्यादा प्रभावशाली लोगों से। एफ्लुएंट का मतलब होता है समृद्ध या प्रभावशाली लोग, समृद्ध या प्रभावशाली परिस्थितियां, समृद्ध या प्रभावशाली पीपल। फिर से लोगों से मिलने का, यानी कि उसे अपने जीवन में सुबु को शुरुआती दौर से ही ऐसी परिस्थितियां मिली होंगी, ऐसे लोग मिले होंगे जो बहुत ज्यादा प्रभावशाली थे, इसीलिए सुबु के जीवन पर उस चीज का असर आपको देखने को मिलता है। बोलो हाँ कि ना। ही हैड द एबिलिटी टू लुक चीयरफुल एट ऑल टाइम्स। और उसमें एक विशेष योग्यता थी, उसमें एक विशेष क्षमता थी कि वह हमेशा बहुत ही प्रसन्न दिखाई देता था। ऑल द टाइम, हमेशा, कभी भी उसको देख लो, हमेशा खुश, मुस्कुराता हुआ, हंसता हुआ दिखाई देता। इवन आफ्टर हैविंग हैड अ हैंड इन अ फ्लॉप फिल्म, चाहे एक असफल फिल्म में अगर उसका हाथ हो तब भी वह हमेशा हंसता रहता था, मुस्कुराता रहता था। हो ही वही जो राम रचि राखा।
हो गई फ्लॉप हो गई, बड़ा क्या काम है, मस्त रहो। कोई आके फिल्म बहुत सक्सेसफुल है, वाह बढ़िया, फिल्म फ्लॉप हो गई, बढ़िया, फिल्म एवरेज थी, बढ़िया। अपनी नौकरी चलनी चाहिए, फिल्म चाहे फ्लॉप हो चाहे फेमस हो, हमें क्या मतलब है, ठीक है। He was always had work for somebody. He could never do anything on his own. He always had work for somebody, यानी कि वह ऐसा व्यक्ति था, उसके सामने कोई भी आ जाओ, है ना, हमारे हर घर में खानदान में एक व्यक्ति ऐसा होता ही, उस व्यक्ति के सामने कभी चले जाओ, उसके पास आपको बताने के लिए कोई ना कोई काम होगा, और कुछ नहीं होगा ना, वो लेके इतना पानी का लोटा लिया, पानी पिला दे, वहां जाके चाची से पूछ ले क्या कर रही है। मतलब ऐसा आदमी के उसकी नजर के सामने ही मत पड़ो, तुम उसके सामने आओगे तो हमेशा हर व्यक्ति के लिए उसके पास काम होता था देने के लिए। अरे तू, अरे इधर 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 जा, फटाफट सामान वहां पकड़ा के, हाँ। फिर कोई दिखा, तू अरे इधर इधर फटाफट जल्दी आ, अरे मेकअप डिपार्टमेंट वालों को पूछ के आके जरा कितनी देर में काम तैयार होगा। तो शादी ब्याह के घर में क्या होता है, ऐसे लोगों से बच के रहना चाहिए कि जिनके पास हर किसी के लिए काम हो। ही कुड नेवर डू थिंग्स ऑन हिज ओन, वह स्वयं से अपने आप से कोई काम नहीं कर सकता था। बट हिज सेंस ऑफ लॉयल्टी, लेकिन वफादारी की जो उसकी समझ थी, जो सोच थी वफादारी की, वो मेड हिम आइडेंटिफाई, वह उसकी पहचान करवाती थी, हिमसेल्फ, उसको स्वयं को, विद हिज प्रिंसिपल completely and turned his entire creativity to his principles advantage। यानी कि वह व्यक्ति कैसा था कि अपने प्रिंसिपल पे, यानी कि अपने सिद्धांतों पर पूरी तरीके से टिका रहता था। टर्न हिज एंटायर क्रिएटिविटी, अपनी जितनी रचनाशीलता थी, रचनाशीलता का भी आगे एग्जांपल आएगा कि जहां पर एक बिल्ली ने एक शेरनी को मार दिया, वो देखना शानदार चीज आएगी वो। तो रचनाशीलता की अगर हम बात करें तो उसने अपनी पूरी रचनाशीलता को इस एकमात्र सिद्धांत पर समर्पित कर दिया था, और उसी से उसको सारा लाभ या फायदा मिल रहा था। ही वॉज टेलर मेड फॉर फिल्म। टेलर मेड का मतलब है पूरी तरह से उपयुक्त, यानी कि कोठामंगलम सुब्बू एक ऐसा व्यक्ति था, एक ऐसा व्यक्ति था जिसका हमेशा, मतलब उसको देख करके ऐसा लगता था यार ये आदमी फिल्मों के लिए बना है, इसमें हर वो गुण है जो एक फिल्म निर्माता निर्देशक अपने साथ में जिस तरह के व्यक्ति को चाहेगा उस तरह का व्यक्ति है ना। हियर वॉज अ मैन हु कुड बी इंस्पायर्ड व्हेन कमांडेड, और ये एक ऐसा व्यक्ति है जिसे प्रेरित किया जा सकता था जब भी इसे कमांड दिया जाए, जब भी इसको आदेश दिया जाता था। द रैट फाइट्स द टाइग्रेस, अच्छा मैंने गलती से कैट बोल दिया था। रैट, एक चूहा जो है वो एक टाइग्रेस से लड़ता है, एक किससे लड़ता है, एक शेरनी से लड़ता है, अंडर वाटर, पानी के अंदर, एंड किल्स हर, और उस टाइग्रेस को, शेरनी को मार देता है। बट टेक्स पिटी, लेकिन उसे बहुत ही दया आ जाती है। कब आती है दया? ऑन द कब्स, जैसे ही वह उन चीते के छोटे छोटे बच्चों को देखता है, एंड टेंड्स देम, और उनकी देखभाल करता है लविंगली, बहुत ही प्यार से। आई डोंट नो हाउ टू डू द सीन, द प्रोड्यूसर वुड से। तो अगर प्रोड्यूसर अगर ऐसा कहता कि मुझे नहीं पता कि भाई अब ये दृश्य शूट करना, भाई ये सीन शूट करना, क्या सीन है साहब, पानी के अंदर लड़ाई हुई, ठीक है, एक चीते की वाइफ की, मतलब चीती बोल लो, क्या बोलोगे अब चीते को यार, फीमेल चीता बोल लो, फीमेल चीता की और एक चूहे की लड़ाई हुई। चूहे ने उस चीते को मार दिया, और मारने के बाद जैसे वह उसको बच्चों की ओर देखता है तो बड़ा प्यार से उनका लालन पालन करता है, और बड़ा सौहार्द से, बड़ा टेंडर मन से उन पर दया दिखाता है, पिटी दिखाता है। इस दृश्य को शूट करना है, ठीक है। एंड सुबू वुड कम आउट विथ 4 ways of the rat pouring affection on its victims of springs। और सुबू जो है 4 तरीके बता सकता था। कितने तरीके बता सकता था? 4 तरीके बता सकता था कि कैसे वह चूहा उंडेल रहा है, डाल रहा है, क्या डाल रहा है, अपना प्रेम उंडेल रहा है, अपना प्रेम दे रहा है। किसको दे रहा है? इसके विक्टिम, यानी कि जिस चीते की वाइफ को जिस चीती को उसने मारा है ना, उसके बच्चों को कैसे प्रेम दे रहा है, कैसे उनके ऊपर प्रेम उंधेल रहा है। बोलो हाँ कि ना। अब ये है कोठामंगलम सुब्बू, इसलिए मैं कहता हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। गुड, बट आई एम नॉट श्योर इट इज इफेक्टिव। लेकिन हाँ ठीक है, लेकिन अगर डायरेक्टर प्रोड्यूसर अगर कहे कि यार मैं श्योर नहीं हूं कि क्या इतना प्रभावशाली रहेगा, मतलब जैसा तुम बता रहे हो वैसा कर तो दे, लेकिन क्या
मतलब जो इंपैक्ट पड़ना चाहिए सीन का वो इंपैक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। एंड इन अ मिनट, और एक ही मिनट में सुबु वुड कम आउट विथ 14 मोर अल्टरनेटिव्स, और एक मिनट के अंदर अंदर अब भाई साहब क्या है 14 विकल्प दे देते हैं कि ऐसे नहीं तो ऐसे कर लो, ऐसे नहीं तो ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। 4 विकल्प दिए, प्रोड्यूसर ने कहा यार मेरे को लग रहा है यार उतना मजा नहीं आएगा सीन में, लो 14 और लो। आप 14 के लिए मना करोगे, मैं 40 और दूंगा। तो इस तरह का व्यक्ति है सुबु, ठीक है। फिल्म मेकिंग मस्ट हैव बीन एंड वाज सो इजी विद अ मैन लाइक सुबु। तो फिल्में बनाना बहुत ही ज्यादा आसान रहा होगा ऐसे व्यक्ति के लिए जिसके पास सुबु जैसा व्यक्ति हो। तो सुबु जैसा व्यक्ति अगर आसपास हो तो फिल्में बनाना बहुत ही आसान हो जाए। अराउंड इफ एवर देयर वाज अ मैन who gave direction and definition to Gemini Studios during its golden years। golden years का मतलब होता है अच्छा समय। जब भी किसी व्यक्ति का अच्छा समय चल रहा होता है उसको क्या बोलते हैं, गोल्डन ईयर्स है ना। इफ एवर देयर वाज अ मैन, अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति हो जो डायरेक्शन दे सकता हो, निर्देशन दे सकता हो, परिभाषा दे सकता हो जेमिनी स्टूडियो को, खास करके उसके अच्छे समय में, है ना, तो वो कौन था, केवल और केवल एक व्यक्ति था जो उसे परिभाषित करता था। वो व्यक्ति कौन था, सुबु था। यानी कि सुबु जो है उसका सबसे मेन रोल था जेमिनी स्टूडियो को इतना फेमस बनाने के लिए, इतना प्रसिद्ध बनाने के लिए, या इतने ज्यादा लोगों को संभालने का जो एक टैलेंट था वो केवल सुबु में ही था, है ना। इसीलिए कभी भी कोई भी आपको ऐसा व्यक्ति दिखे कि जो व्यक्ति गड़बड़ पैदा कर सकता है उसको हमेशा व्यस्त रखो, है ना। इसलिए आपने देखा होगा घर ब्याह में शादी वगैरह होती है ना, तो जो सबसे कलेश करने वाला व्यक्ति होता है ना उसको जाकर के हलवाई के पास बिठा देते कि देखो ये बहुत जिम्मेदारी का काम है। आपको पता है 70-80 किलो तो यहाँ पर घी आया है, 100 किलो तो घी आया है, 200 किलो तो घी आया है, कोई भी एक पीपा उठा के चलता बना, हम क्या करेंगे, हम बताओ। आप सबसे जिम्मेदार आदमी हो, आपको यहाँ हलवाई के पास बैठना है, सारा काम अपनी आंखों के सामने करवाना है, और ये जो जहां पर सारा राशन का सामान पड़ा है उसकी चाबी, ये बहुत जिम्मेदारी की चीज है, हम आपको दे रहे हैं। आपको यहाँ जब तक लड़की की शादी पूरी नहीं होगी आप यहाँ बैठे रहेंगे, और हम हाथ जोड़ के आपसे निवेदन करते हैं। ये निवेदन नहीं है, ये तिरस्कार है, ये अपमान है, क्योंकि सबको पता है कि ये आदमी अगर घूमता फिरता रहा, ये रोक टोक करेगा, ये टोकेगा, मेरे से पूछा नहीं, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, मेरे को कोई पूछ नहीं रहा, यूं त्यों, इसको यहाँ बिठा दो कुर्सी पे, काम दे करके, तू यहाँ बैठा रहे, इसको हलवाई वगैरह को संभालता रहे, टेंशन फ्री। तो सुबु वही व्यक्ति था, समझदार दिमागदार व्यक्ति के, इन सबको काम पे लगाए रखो, इनमें से किसी को फ्री मत छोड़ो। सुबु हैड अ सेपरेट आइडेंटिटी एज अ पोएट, और सुबु की एक अलग से एक और पहचान थी, किस रूप में, एक कवि के रूप में। एंड दो ही वॉज सर्टेनली केपेबल ऑफ मोर कॉम्प्लेक्स एंड हायर फॉर्म्स ऑफ डिलाइबरेटली चूज टू एड्रेस हिज पोएट्री टू द मासेस, और निश्चित तौर पर वह केपेबल था, इस बात में ज्यादा समर्थ था कि सबसे ज्यादा या ज्यादा कॉम्प्लेक्स या जटिल, सबसे ज्यादा जटिल जो कहानियां होती थी या कविताएं होती थी, हायर फॉर्म्स जो उच्च स्तर की जो कविताएं होती थी, ही डिलाइबरेटली, वह जानबूझकर उन्हें चूज करता था कि वह सुनाएगा वह कविता किसको, मासेस। मासेस मतलब आम आदमी की जो भीड़ होती है, उस भीड़ के आगे वो जानबूझ करके कैसी कविता सुनाता था, जो थोड़ी सी जटिल हो, थोड़ी सी समझने में कठिन हो, है। जैसे कि मैं एक श्लोक बोलूं, एक बात बताओ, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सरल श्लोक है, मुझे नहीं लगता आप में से किसी को भी दोबारा सोचने की जरूरत पड़ेगी कि यार इसका अर्थ क्या है। तो सरल श्लोक का चुनाव नहीं करता था वो, सरल जो कविताएं होती थी उनका चुनाव नहीं करता था। वो कैसी कविताओं का चुनाव करता था, चैतन्यम सुमनम मनम मन मनम मानम मनम मानसम माया धाव धवम धवम धव धवम धावम धवम माधवम श्वासा सार सरम सर सरम सारम सरम वासरम वैकुंठादि भवम भवम भव भवम भावम भवम शांभवम। इस तरह की कविताओं का, जो थोड़ी जटिल कविताएं होती है, ऐसी कविताओं का चुनाव करता था कि भाई ये इस तरह की जो कविताएं हैं वह सुना करके ज्यादातर लोगों को अपना फैन बना लेता था। जो आम भीड़ होती है उसको अगर जटिल कविताएं आप सुनाओगे तो उनको बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। हिज सक्सेस इन फिल्म्स, और उसकी जो सफलता थी फिल्मों में, ओवरशैडोड मतलब जो उसका ये गुण था, कौन सा गुण था, कविता पाठ करने का जो गुण था, उस कविता पाठ करने के गुण को उसके फिल्म के गुणों ने दबा दिया।
एंड ड्रॉप्ड हिज लिटरेरी अचीवमेंट्स, और कम कर दिया, छोटा कर दिया उसकी साहित्य संबंधी उपलब्धियों को। और सो हिज क्रिटिक्स फेल्ट, और या तो फिर उसके क्रिटिक्स, उसके समालोचक, उसकी आलोचना करने वाले ऐसा सोचते हैं, ठीक है, वो ऐसा सोचते हैं कि अरे यार ये अगर फिल्म मेकिंग में नहीं होता, कविता में होता, कविता लिखने में होता, तो आज ये बहुत ही शानदार पर्सनैलिटी होता। लेकिन कहीं ना कहीं उसकी साहित्यिक प्रतिभा जो थी, फिल्म बनाने की प्रतिभा ने उसकी साहित्यिक प्रतिभा को दबा दिया था, कुचल दिया था, ठीक है। ही कंपोज्ड सेवरल ट्रूली ओरिजिनल स्टोरी पोएम्स, उसने लिखी थी बहुत सारी, कई वास्तविक और सच्ची मौलिक स्टोरी पोएम्स। स्टोरी पोएम्स को हम क्या बोलते हैं, इंग्लिश में इसके लिए एक वर्ड आता है बैलेड, हम हिंदी में इसको बोलते हैं गाथा गीत। गाथा गीत एक ऐसा गीत, एक ऐसी कविता जिसमें किसी की कहानी सुनाई जाए, एक ऐसा गीत, एक ऐसी कविता जिसमें किसी की कहानी सुनाई जाए। जैसे हम लोग बचपन में पढ़ते थे, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। अब ये कविता क्या है, ये गाथा गीत है। इसमें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जो है, उनके जीवन का पूरा वृतांत बताया गया कि भाई कैसे उनका जीवन काल था, ठीक है, उस चीज के लिए है। इन फोक, लोक भाषा में रिफ्रेन गीत के तौर पर वह लिखता था। एंड डिक्शन, और डिक्शन का मतलब होता है शब्दों का जो चयन करता था, लिखता था। एंड ऑल्सो रोट अ स्प्रॉलिंग नोवेल, और वे एक अव्यवस्थित सा उपन्यास भी लिखता था। ध्यान रखना, स्प्रॉलिंग नोवेल्स ज्यादा चलते हैं, जो नॉर्मल नॉवेल्स होते हैं, उपन्यास होते हैं, मोटी किताबें होती है, उससे ज्यादा चलते हैं, ठीक है। थिलाना मोहन अम्बल विथ डजन्स ऑफ वेरी डेफ्टली एज्ड कैरेक्टर्स, और बहुत सारे, जैसे कि थिलाना मोहन अम्बल जैसे दर्जनों उसने बहुत ही चतुराई के साथ कैरेक्टर्स को, पात्रों का, चरित्रों का उसने निर्माण किया था। ही क्वाइट सक्सेसफुली रिक्रिएटेड द मूड, और वह बहुत ही सफलतापूर्वक किसी का भी मूड, मन स्थिति को वापस बेहतर कर देता था। एंड मैनर ऑफ द देवदासीज, और मैनर मतलब देवदासियां जो होती है, पहले कुप्रथा चलती थी भारत में, देवदासी प्रथा जिसे कहा जाता था। एक देवदासी के चेहरे के क्या हाव भाव होते हैं, उनको भी वह बेहतर बनाने का प्रयास करता था। ऑफ द अर्ली 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के शुरुआत के समय में। ही वॉज एन अमेजिंग एक्टर। अभी भी सुबु की ही बारे में बात चल रही है, तो सुबु जो क्या है, एक बहुत ही आश्चर्यजनक, बहुत ही शानदार एक्टर था। अब देखो सुबु की विशेषताएं गिन रहे हैं हम लोग। जितने भी लोग हैं उनको हमेशा काम देता रहता था, बॉस के बाद सेकंड नंबर पे था। बॉस कहीं पर भी किसी सीन पे अटक जाता तो 4 राय देता, समझ में नहीं आती 14 देता। साहित्यिक प्रतिभा इतनी शानदार थी कि कविता सुनाने की बारी आती तो हमेशा जटिल या कठिन कविताएं सुनाता था भीड़ को, ताकि वो उसको अच्छे से इंप्रेस कर सके। साहित्यिक प्रतिभा बहुत शानदार थी। उसके अलावा किसी भी दृश्य में कैसी भावभंगिमा होनी चाहिए वो बहुत अच्छी थी। साथ ही साथ खुद भी एक अच्छा एक्टर था। वो यह कम से कम 8 तो मैं फिंगर्स पे गिन चुका हूं जो मेजर है। ही वॉज एन अमेजिंग एक्टर, वह एक शानदार, आश्चर्यजनक, लाजवाब अभिनेता था। ही नेवर एस्पायर्ड टू द लीड रोल्स, उसने कभी भी ये आशा नहीं की कि मुझे लीड रोल मिले, हीरो का रोल मिल जाए मुझे, ऐसे प्रमुख रोल्स की उसने कभी कामना नहीं की। बट वॉट एवर सब्सिडरी रोल ही प्लेड इन एनी ऑफ द फिल्म, लेकिन जो भी सहायक रोल की भूमिका में उसने जो भी प्ले किया था किसी भी फिल्म में, ही परफॉर्म्ड बेटर देन द सपोज्ड मेन प्लेयर्स, के मुख्य पात्रों से भी ज्यादा अच्छा उसने परफॉर्म किया था। मुख्य पात्र भी उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाए थे जितना अच्छा परफॉर्मेंस कौन दे रहा था, कोथामंगलम सुबु दे रहा था। ही हैड अ जेन्युइन लव फॉर एनीवन ही केम अक्रॉस, और ये सबसे अच्छी बात लगती है मुझे, इतना सब होने के बाद भी बहुत सहज आदमी है सुबु। जो भी उसके सामने आता, जो भी उससे मिलता, उन सब से बहुत जेन्युइन तरीके से, बहुत प्रेम से, वास्तविक प्रेम दिखाते हुए उनसे मिलता। एंड हिज हाउस वॉज अ परमानेंट रेसिडेंट फॉर डजन्स ऑफ नियर एंड फार रिलेशंस एंड एक्वेंटेंसेस, और उसका घर जो था वह स्थायी निवास स्थान था दर्जनों लोगों के लिए। और ये दर्जनों लोग कौन से थे, ये उसके निकट के और दूर के रिश्तेदार थे और परिचित लोग थे, राइट। तो ये मतलब सब कुछ अच्छा होने के बावजूद भी इतना सुहृद इंसान है, इसका मन इतना कोमल है, जिससे मिलेगा सच्चे प्यार से मिलेगा, मुस्कुरा के मिलेगा, अच्छे से मिलेगा। दर्जनों लोग
जो इसके निकट के रिश्तेदार हैं, दूर के रिश्तेदार हैं, इसके कहीं के परिचित हैं, जान पहचान वाले, ऐसे दर्जनों लोगों का घर, इसका सुब्बू का घर जो है उन दर्जनों लोगों के लिए निवास स्थान था। मतलब दर्जनों लोग उसके घर पे ही पड़े रहते थे, उसके घर पे ही रहते, खाते पीते सोते। ठीक है, आगे का देखते हैं। इट सीम्ड अगेंस्ट सुबूज नेचर टू बी इवन कॉन्शियस दैट ही वॉज फीडिंग एंड सपोर्टिंग सो मैनी ऑफ देम। और ऐसा लगता था, ऐसा प्रतीत होता था कि सुब्बू का जो स्वभाव था, सुब्बू का जो स्वभाव था, उसके स्वभाव से बिल्कुल विपरीत थी ये बात। टू बी इवन कॉन्शियस, यानी कि सोच करके, जागरूकता में अगर सोच समझ करके भी हम लोग देखें तो सुब्बू का जो नेचर था उसके बिल्कुल अगेंस्ट ये बात कि वह फीड कर रहा था, भोजन करा रहा था और सपोर्ट कर रहा था, समर्थन कर रहा था इतने सारे लोगों का। सच अ चैरिटेबल पर्सन, एक बहुत ही दयावान, दानवीर, चैरिटेबल, एक बहुत ही दानी किस्म का व्यक्ति है। एंड इम्प्रोविडेंट, और फिजूल खर्च व्यक्ति है। एंड येट ही हैड एनिमीज, और ऐसा होने के बावजूद भी लोग उसके दुश्मन भी थे। वॉज इट बिकॉज ही सीम्ड सो क्लोज एंड इंटीमेट विद द बॉस? क्या ऐसा इसलिए था कि वो बहुत ही क्लोज था, बहुत ही करीबी था और बहुत ज्यादा घनिष्ठ था? किनके? बॉसेस के, यानी कि जो बॉस थे एसएस वसंत साहब, उनके सबसे करीबी इंसानों में से कोई व्यक्ति था, तो वो कौन था? सुब्बू था। और शायद हो सकता है कि इसी वजह से लोग उससे घृणा भी करते थे, उसे अपना दुश्मन भी मानते थे। और वॉज इट हिज जनरल डेमिनर दैट रिजेंबल्ड अ साइकोपेंस? या फिर ऐसा इसलिए था कि सामान्य रूप से या आचरण से कोई भी व्यक्ति ऐसा मान लेता था, उसे ऐसा लगता था, प्रतीत होता था कि भैया वो एक साइकोपैथ है, वह एक चापलूस व्यक्ति है। तो कई लोग ऐसे लोगों से भी घृणा करते जो बहुत चापलूस होते। तो ऐसा किस लिए था कि भाई लोग उससे घृणा करते थे? या तो इसलिए कि भैया वो बॉस के बहुत ही करीब था इसलिए घृणा करते थे, नहीं तो लोगों को लगता था यार बड़ा चापलूस किस्म का आदमी है, बॉस की चापलूसी करता रहता है, इसलिए उससे घृणा करते थे। तो दोनों में से कोई ना कोई कारण तो है जिसकी वजह से वो लोग उससे घृणा करते थे। और हिज रेडीनेस टू से नाइस थिंग्स अबाउट एवरीथिंग, या फिर लोग उससे इसलिए घृणा करते थे क्योंकि वह हमेशा तत्पर रहता था, हमेशा तत्पर रहता था अच्छी अच्छी चीजें बोलने के लिए, किसी भी चीज के बारे में। इन एनी केस, किसी भी तरीके से देख लो, देयर वॉज दिस मैन इन द मेकअप डिपार्टमेंट हु वुड विश द डायरेस्ट थिंग्स फॉर शुभू। और ये एक ऐसा व्यक्ति था, ये दिस मैन किसके लिए कहा जा रहा है? तो दिस मैन कहा जा रहा है ऑफिस बॉय के लिए, कि ये एक ऑफिस बॉय ही ऐसा व्यक्ति था जो कि बहुत ही बेकार या गंदी चीजें चाहता था शुभू के लिए। दिस मैन इन द मेकअप डिपार्टमेंट, ये जो ऑफिस बॉय था मेकअप डिपार्टमेंट का, हु वुड विश, जो इच्छा करता था, द डायरेस्ट, सर्वाधिक भयानक चीजें, थिंग्स फॉर शुभू। यू सॉ शुभू ऑलवेज विद द बॉस बट इन द अटेंडेंस रोल्स। आप हमेशा देखेंगे, आपने देखा कि शुभू हमेशा बॉस के साथ ही रहता था, लेकिन वो अटेंडेंस रोल्स में रहता था, उपस्थिति पत्रक में दिखाई देता था। ही वॉज ग्रुप्ड अंडर अ डिपार्टमेंट कॉल्ड द स्टोरी डिपार्टमेंट। अब अगर हम बात करें कि भैया सुब्बू कौन से डिपार्टमेंट में आता था, भाई ठीक है सामने तो आप देखोगे तो सुब्बू तो आपको कहां दिखाई देगा? बॉस के साथ। लेकिन एक्चुअली सुब्बू कौन से डिपार्टमेंट से बिलोंग करता था? तो ये स्टोरी डिपार्टमेंट से बिलोंग करता था। ठीक है, शॉर्ट आंसर में क्वेश्चन पूछ सकता है। कंप्राइजिंग अ लॉयर एंड एन असेंबली ऑफ राइटर्स एंड पोएट। अब स्टोरी डिपार्टमेंट में कौन कौन से लोगों से मिलकर के स्टोरी डिपार्टमेंट बना हुआ था? तो उसमें एक लॉयर था, एक वकील था, एंड असेंबली ऑफ राइटर्स एंड पोएट्स, और एक पूरा समूह था लेखकों का और कवियों का। यानी इस स्टोरी डिपार्टमेंट में लेखक भी थे और कवि भी थे, इन सबको मिलकर के वो लेखक डिपार्टमेंट बनता था। चलिए अगला देख रहे हैं। द लॉयर वॉज ऑल्सो ऑफिशियली नोन एज द लीगल एडवाइजर। और ये जो लॉयर था इसे आधिकारिक तौर पर क्या माना जाता था? लीगल एडवाइजर, वैधानिक सलाहकार कहते हैं हिंदी में लॉयर को, वकील को, है ना। बट एवरीबडी रेफर टू हिम एज द ओपोजिट। लेकिन सारे लोग इसके बारे में कहता था कि भैया ये तो ओपोजिट है, यानी कि ये वैधानिक सलाहकार होने की जगह ये तो इल्लीगल एडवाइजर है, कि इल्लीगल काम कैसे करना है उसकी एडवाइस ज्यादा देता है। एन एक्सट्रीमली टैलेंटेड एक्ट्रेस, एक बहुत ही शानदार कुशल अभिनेत्री जो थी, हु वॉज ऑल्सो एक्सट्रीमली टेम्परामेंटल, जो बहुत ही ज्यादा तुनक मिजाज थी, बहुत ही ज्यादा गुस्सैल थी,
वंस ब्लो ओवर ऑन द सेट्स, एक बार ये जो बहुत ही असाधारण तरीके से कुशल जो अभिनेत्री थी, एक बार ये भड़क उठी सेट पर। While everyone stood stunned, जब सभी लोग सन्न चौंक के ऐसे खड़े रह गए, the lawyer quietly switched on the recording equipment, तभी जो हमारा लॉयर था उसने चुपचाप रिकॉर्डिंग वाला डिवाइस चला दिया। बोलो हाँ कि ना? उसने चुपचाप से उस डिवाइस को चालू कर दिया कि उसकी रिकॉर्डिंग होने लगा, और वो भड़की भी बिल्कुल। When the actress paused, और जब एक्ट्रेस अपनी भड़ास निकाल के रुकी for breathe, सांस लेने, the lawyer said to her, लॉयर ने उसे कहा 1 मिनट प्लीज, 1 मिनट प्लीज आइए, एंड प्लेड बैक द रिकॉर्डिंग, और जो रिकॉर्डिंग उसने बनाई थी वो उसे वापस दिखा दी। देयर वॉज नथिंग इनक्रिमिनेटिंग और अनमेंशनेबली फाउल अबाउट द एक्ट्रेसेस टायरेड, यानी कि उसमें अगर हम देखें तो दोष दिखाने, मतलब कुछ भी उसने गलत नहीं किया था, कोई भी ऐसी चीज उसने नहीं की थी जो उसे जिसको आप स्पष्ट तौर से कह सकते हो कि भाई ये गलत है। तो वह अबाउट द एक्ट्रेसेस टायरेड, यानी कि क्रोधपूर्ण भाषण जो था, जो उसने प्रोड्यूसर के अगेंस्ट कहा था, यानी जो भी गुस्से में वो अनाप शनाप बोल रही थी प्रोड्यूसर को, वो सारी की सारी चीजें उसने रिकॉर्ड कर ली थी। बट व्हेन शी हर्ड हर वॉइस अगेन थ्रू द साउंड इक्विपमेंट, लेकिन जैसे ही उसने साउंड इक्विपमेंट से अपनी आवाज वापस सुनी, शी वॉज स्टक डम, तो वो एकदम से अवाक रह गई, बिल्कुल ऐसे रह गई, हैं ये क्या हो गया भाई, हैं? अ गर्ल फ्रॉम द कंट्री साइड, एक ऐसी लड़की जो बेचारी देहाती इलाके से आ रही है। शी हैड नॉट गॉन थ्रू ऑल द स्टेजेस ऑफ वर्ल्डली एक्सपीरियंस, इस दुनिया के जितने अनुभव हैं उन सभी अनुभवों का कभी भी उसे ने जानकारी नहीं ली, दुनिया की कोई जानकारी नहीं थी। एंड जर्नली प्रिसीड अ पोजीशन ऑफ इंपॉर्टेंस, और अचानक से उसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद मिल गया। एंड सफिस्टिकेशन, और बहुत परिष्कृत व्यवहार से वो पली बड़ी थी। दैट शी हैड फाउंड हरसेल्फ कैटेपुलेटेड इनटू, कि उसने अपने आप को देखा कि मैंने अपने आप को जानबूझकर ऐसी स्थिति में फंसा लिया है जहां पर अब मैं फंस चुकी हूं। शी नेवर क्वाइट रिकवर्ड फ्रॉम द टेरर, और वो कभी भी उस डर से उससे उभर नहीं पाई। शी फेल्ट दैट डे, उसने ऐसा उस दिन महसूस किया, दैट वॉज द एंड ऑफ द ब्रीफ एंड ब्रिलियंट एक्टिंग करियर, और वही दिन था कि जब उसका छोटा सा एक जो करियर था एक्ट्रेस के तौर पर, अभिनेत्री के तौर पर जो उसका करियर था, उस दिन उसका वो करियर वहीं पर समाप्त हो गया। ठीक है, तो ये है हमारे लॉयर साहब, जो लॉयर कम लीगल एडवाइजर होने की जगह इलीगल एडवाइजर ज्यादा बने हुए हैं। ठीक है, चलिए, उम्मीद करता हूं आज का लेक्चर अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, आपने अच्छे से एंजॉय किया होगा। थैंक यू वेरी मच। कल हम बात करेंगे स्टोरी डिपार्टमेंट के बारे में और भी चीजों के बारे में, कल हमारा डिस्कशन होने वाला है। तो कल शाम को मिलते हैं इसी मस्ती मजाक के साथ, आगे का भी पढ़ेंगे। आई विल सी यू टुमारो, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय, कल मिलते हैं, बाय।